नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान उज्जवल दत्ता जी, जो कि श्रमिक नेता के रूप में भविष्य में अपनी पहचान बना चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। उज्जवल दत्ता जी श्रमिक नेता के अलावा भी बहुत से संगठनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ खास चर्चा। सर, सबसे पहले हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने श्रम राजनीति कब से आरंभ की है? देखिए, हम लोग पहले छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे जी, और छात्र राजनीति में थे। और हम लोग उस समय पहले हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहे और उसका हम लोग ने प्रदेश का मैं महासचिव भी रहा यूथ कांग्रेस का। जी। उसके बाद में फिर मेरे पिताजी स्वर्गीय रोविंद दत्ता जी बहुत बड़े श्रमिक नेता थे, तो उनका जब लास्ट में उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उनके जो कई सारे संगठन थे उसमें लोगों ने मेरे को अध्यक्ष बना दिया और मैं अपने आप श्रमिक नेता बन गया। जी। अच्छा सर, वर्तमान समय में अभी जो श्रम आंदोलन की स्थिति है वो क्या चल रही है? वर्तमान समय में देखिए, श्रमिक राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसमें मतलब ग्लैमर नहीं है, उसमें आपको बहुत कड़ा संघर्ष और मेहनत है। तो इसीलिए क्या है, आज के डेट में नया जनरेशन अब इसमें नहीं आ रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि एक तो इसमें बहुत जानना भी पड़ता है, कानून को भी सीखना पड़ता है, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और बहुत ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ता है। इसलिए आज के डेट में जो नया वर्ग है वो अब इसमें उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। इस कारण श्रम आंदोलन अब धीरे धीरे बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय रोविंद दत्ता जी, वो भी श्रमिक नेता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और उस समय से लेके अब आज का जो वर्तमान स्थिति, उसमें क्या परिवर्तन आया है कुछ? देखिए, हमारे जब पिताजी लोग श्रमिक नेता थे, मेरे पिताजी जो है ना भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत भी थे और उन्होंने उनको एक श्रम आंदोलन के चलते उनको 12 साल सस्पेंड रहना पड़ा, जो आज तक का सबसे बड़ा सस्पेंशन काल है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर। कोई भी ऐसा आज तक लीडर इतने लंबे समय तक सस्पेंड नहीं रहा। तो हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं, लेकिन उस दौर में जो लोगों के अंदर जो एक भावना थी अलग थी, और आज के दौर में लोगों का काम करने का तरीका अलग है। अब लोग उतने ना तो आंदोलन में उतना शामिल होना चाहते हैं, और आज की परिस्थितियों में आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। इस कारण से भी आज के आंदोलन और उस समय के आंदोलन में बहुत परिवर्तन है। अच्छा, मतलब जो चेंज आया है वो काफ़ी हद तक आया है, आप मानते हैं इस बात को? बहुत चेंज आया है। आज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि श्रम आंदोलन में आज के डेट में नए लोग उतना जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है और काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी जानना पड़ता है। अच्छा। श्रमिक लीडर जो है वो एक भी बात कानून से हट के नहीं बोल सकता जी, और वो कोई झूठा आश्वासन नहीं दे सकता जी। बिल्कुल, उसको वही बात बोलना पड़ेगा जो कानून के उसमें लिखा हुआ दायरे में। जी जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो सर, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो अतिरिक्त आपकी और जो संस्था है, वर्तमान में अभी आप कार्यरत हैं उसमें, उस यूनियन में? देखिए, हम लोग भिलाई स्टील प्लांट में बीएसपी वर्कर्स यूनियन हमारा वहाँ का एक संगठन है। उसके अतिरिक्त हमारा जो संगठन है वो छत्तीसगढ़ सीमेंट वर्कर फेडरेशन है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सीमेंट कारखाना में हमारी यूनियन है। हमारी शुगर फैक्ट्री में यूनियन है माँ दंतेश्वरी शुगर कारखाना में, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। और उसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे FSNL है, HSCL है, उसके भी यूनियन है जिसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे कुछ असंगठित श्रमिक संगठन है उसके भी मैं अध्यक्ष हूँ। और कई सामाजिक कार्यों में भी हम लोग हैं। भिलाई क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा दुर्गा पूजा भी हम लोग कराते हैं और कई सारे सामाजिक कार्य करते हैं। हमारी एक संगठन है श्री राधे कृष्ण देवभूमि ट्रस्ट, उसके तहत हम लोग बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं का कार्य भी करते हैं। जी। चलो, बहुत बढ़िया सर, आपकी जो सेवाएं आपने दी है, आपने जानकारी दी इसके बारे में। सर, ये जो NJCS समिति है वो क्या है? ये हमारी NJCS समिति जिसका नाम है नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ स्टील, नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ स्टील, ये जो है ये समिति को बहुत पहले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ऐसी ही समिति का निर्माण किया था जी। उस समय में इनका उद्देश्य ये था सरकार का कि देश में जो भी उद्योग है, जैसे स्टील है, सीमेंट है, कॉपर है, इन उद्योगों में कोई भी चीज़ का अगर नीति निर्धारण करना है तो कैसे करें।
इसके लिए उन्होंने हर जगह में एक एक समिति बनाया। हमारे स्टील के लिए उन्होंने एनजेसीएस बनाया। अब इस समय 4 यूनियनें एक्टिव थी, तो उसको उस समय सरकार के द्वारा कहा गया कि आप लोग इन सब समितियों में नाम दीजिए जिससे कि मेंबर बने और वही लोग बैठ के इसका नीति निर्धारण करें। पर दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय जो नेता लोग थे उन्होंने हर समिति में अपना ही नाम डाल दिया। अच्छा। इसीलिए वही लोग सीमेंट में है, वही लोग स्टील में है, वही लोग कॉपर में है, वही लोग रेलवे में, हर समिति में वही लोग हैं। अब उनकी आयु भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब इनसे हमारे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि उनका व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है। इसलिए अब इन सब समितियों को भंग करके इसको नया रिस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग का प्रयास चल रहा है जी। और मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा प्रयास ये हुआ है कि ये एनजेसीएस की जगह नॉन एनजेसीएस की भी पूरे सेल लेवल में एक समिति बन चुकी है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब वो दिल्ली में उनकी पहले जो है 16 तारीख को स्टील मिनिस्टर के साथ बैठक है। अच्छा। और स्टील सेक्रेटरी के साथ। अच्छा सर, आपने जो अभी बताया कि जो इसी पद पे पुराने लोग सारे उसी मतलब समिति में हैं, मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि नव युवकों को इस समिति का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, मतलब वही लोग आए हैं समिति में। तो आप बोल रहे हैं नवयुवक नहीं, अभी देखिए उसमें समस्या क्या आ रही है। हम नवयुवक की बात, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो इम्प्लॉई है वो रहे उस समिति में। कम से नॉन इम्प्लॉई ना, ये सब इम्प्लॉई नहीं है जो लोग अभी हैं। अच्छा। उनकी एज 80 से ऊपर है। अच्छा। हम तो चाहते हैं एम्प्लॉई बने और जो आज के डेट में जो नए लड़के जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर है, अन्य सेल के डेट में आए जी, वही मेरा आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका इतना नॉलेज है। वो लड़के ऐसे ऐसे आंकड़े लाते हैं, ऐसे ऐसी बातें रखते हैं कि जो लोग इस समिति में वर्षों से बैठे वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। और ऐसे लोग अगर इस समिति में बैठने के बाद तो इसका स्वरूप ही बदल जाएगा और लोगों को इतना कल्याण होगा, इतना भला होगा कि मैनेजमेंट और उस सेल में बैठे हुए जो लोग हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे इनका। हम तो चाहते हैं सर, जैसे नए लोग नई सोच लेकर एक नई योजना लेकर आते हैं समिति में ना, तो नई योजना नहीं। आज के डेट में देखिए, आज एक ऐसा वर्तमान समय है जब आदमी आंकड़ों से बात करता है। आज आदमी को आप हवा में बात नहीं कर सकते, विशेषकर हमारे ट्रेड यूनियन में, हमारे कर्मचारी संगठनों में, वहाँ आपको आंकड़ों से बात करना पड़ेगा। और आज के जो नए लड़के हैं वो भी एक छोटे मोटे गूगल है जी, सही। वो आंकड़ों से बात करते हैं और इसीलिए ये जो समिति के लोग हैं नए लोगों से कटते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि एक बार ओपन आके नए लोगों के साथ ओपन मंच में तर्क कर ले। उनकी हिम्मत नहीं है इतनी। ये आज के नए लड़के इतने टैलेंटेड है और इन्हीं को रहना चाहिए ऐसे समिति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने सर। सर, जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों में एनजेसीएस समिति के प्रति जो लाभ नहीं हो रहा है या फिर से जो भंग करने की दिशा में कोई प्रयास हो रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। वही मैं आपको अभी बताया हूं कि एनजेसीएस समिति से अब भिलाई स्टील प्लांट या सेल लेवल के सारे यूनिट में लोग अब खुश नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभी वेज यूनियन का समझौता हुआ उसमें भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। हमारे कई मुद्दे हैं, हमारे पन्नाम का मुद्दा है, वेज यूनियन का मुद्दा है, बोनस का मुद्दा है, सब में हमको नुकसान हो रहा है और ये सिर्फ इन्हीं के कारण हो रहा है। इसीलिए आज भिलाई स्टील प्लांट और पूरे सेल यूनिट के लोग मिलकर चाहते हैं कि कैसे भी ये समिति भंग हो और इसमें नए लोग को मौका मिले जी, जो कार्य करें। जी, बहुत सही आपका कहना। जो सर, भिलाई इस्पात कर्मियों की आज की जो मेन और मुख्य समस्या है वो क्या है? देखिए, आज भिलाई स्टील प्लांट के कर्मियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको सम्मान दिलाना, जो काम कर रहे हैं उसमें उनका आत्मसम्मान दिलाना जी। आज हमारे भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी है, आज उनकी जो मूलभूत समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा है। अगर उनका कोई कर्मचारी मान लीजिए बीमार पड़ रहा है तो उसका रेफरल नहीं हो पा रहा है। कोई कर्मचारी को अगर घर ले रहा है उसको घर नहीं मिलता है तो उसका मेंटेनेंस नहीं होता। अच्छा सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी बीच में, ये समस्या क्यों आ रही है और क्यों नहीं हो रहा है इस समस्या का समाधान? देखिए, इसका समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या था, पहले लोकल स्तर पे भी समझौते होते थे और लोकल स्तर पे भी कई बातों का समाधान होता था। लेकिन अब चूंकि ये एनजेसीएस जो समितियां हैं, इसमें जो यूनियनें हैं, वही यूनियन के लोग भी यहाँ पर कई बार चुनाव जीत जाते कई यूनिट में। तो इनके जो बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठते वो चाहते हैं कि सारी समस्या का सारी बातें वहीं चले जाए और उनको महत्व मिले। इसलिए वो लोकल स्तर का समझौता ना करके हर बात को दिल्ली लेके चले जाते हैं।
इसीलिए हम लोग ने लोकल यूनियन बनाया। हमारा बीएसपी वर्कर्स यूनियन का मूल उद्देश्य ये है कि हमारी समस्या का समाधान हमारे यहाँ करो, हमारे भिलाई में करो, क्योंकि हमारी सिर्फ हमारे वेज यूनियन की समस्या जो है उसको तो आपने नुकसान किया, लेकिन कई छोटे समस्या भी है, जैसे हमारे मकान की समस्या, हमारे हॉस्पिटल की चिकित्सा की समस्या, हमारे यहाँ पे एजुकेशन की समस्या। आप सोचिए कि आज हमारे बीएसपी के पास कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसमें बीएसपी के बच्चे पढ़ाए। आज बीएसपी के बच्चे जो है डीपीएस डीएवी स्कूल के भरोसे जी रहे हैं। क्यों भाई? हमारे इतने आपने बच्चों को रखा है, नए नए लड़के जो नौकरी में आए हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना क्या भिलाई स्टील प्लांट का काम नहीं है? तो सर ये कहाँ किस हद तक के इसका समाधान हो पाया है अब तक? नहीं, इसका या फिर ये समस्या जस की तस बनी हुई है? ये समस्या भी बनी हुई है। अच्छा। और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान जिस दिन हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोई लोकल यूनियन जीतेगी और वो अपनी बातों को रखेगी, तभी क्षेत्रीय समस्या का समाधान होगा। नहीं तो हमेशा ये लोग दिल्ली जाते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, टीएडीए बनाते हैं, और इन लोग कभी समस्या का समाधान नहीं करते। अच्छा, वो जो पहले बोला जाता था कि दिल्ली चलो वाला, हाँ, दिल्ली वही सिस्टम अभी भी चल रहा है बीएसपी में। बस दिल्ली चलो और अपना टीएडीए लो। अच्छा। और वहाँ होटलों का पैसा बचाओ, और बस यहाँ वर्कर खोजते ही रहता है, मीटिंग हो रही, मीटिंग हो रही, मीटिंग हो रही, मीटिंग से कुछ फायदा नहीं हो रहा। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, श्रम आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की क्या भूमिका है सर? देखिए, श्रम आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की भी महती भूमिका है। आखिर जाकर हम लोग को राजनीतिक जो पार्टियां रहती है उनका काफ़ी ताकत रहता है, वो लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्रमिक आंदोलन में जो लीडर्स हैं उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो राजनीतिक पार्टियों को अपने समस्याओं से अवगत कराए और उसको इस बात के लिए बाध्य करे कि वो श्रमिकों का समस्या को दूर करे। जी बिल्कुल। और इसके लिए हम लोग, हमारे श्रम आंदोलन थोड़ा फेल हुआ है। उसका कारण क्या है कि शंकर कुमार नियोगी जी के बाद जाने के बाद, शंकर कुमार नियोगी जी के जाने के बाद श्रम आंदोलन ने उतना अपना छवि नहीं बना पाया कि राजनीतिक पार्टियां उनसे प्रभावित हो। और जब तक हम लोग संगठित रूप से एक अपना बड़ा आकार नहीं बनाएंगे, हम राजनीतिक पार्टियों को ये दबाव नहीं बना पाएंगे कि वो हमारे श्रमिकों का काम करें। इसके लिए हमको पहले संगठित होना पड़ेगा। जी सर, आपने अभी तक की जो जानकारियां दी वो हमें बीएसपी की समस्याओं से अवगत कराया है, और बिल्कुल निश्चित तौर पे समस्या का समाधान होगा, आपका ऐसा कहना है और होना भी चाहिए। मेरा अगला सवाल है सर, आने वाले चुनाव में आपके जो बीएसपी वर्कर्स हैं और कोई अगर यूनियन आती है तो आपके इसके में मुख्य कार्य क्या होगा? देखिए, आने वाले चुनाव में हमारी यूनियन भी पार्टिसिपेट कर रही है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट के अंदर अब आईडी एक्ट लागू है जी। आईडी एक्ट के तहत ये हमको अधिकार मिला है कि हम लोग अपना प्रतिनिधि यूनियन खुद चुने, वोट से, मतदान से। और भिलाई स्टील प्लांट के लोग बहुत ही अच्छे से मतदान करते हैं, और आज के डेट में तो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर बहुत शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सभी लोग शिक्षित हैं। और ऐसे स्थिति में अगर हमारी यूनियन जीतती है तो हमारा मुख्य कार्य तो होगा कि यहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्या उसको दूर करना। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं समस्याएं मुझे भी लग रही है। मेडिकल में, शिक्षा में और उसके जो आवास में जो समस्या है, ये तीनों को पहले दूर करना। दूसरा जो है, हमारे यहाँ कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जो कई वर्षों से, इंसेंटिव पॉलिसी है जिसका कई समाधान नहीं हुआ, वो जैसा वैसी उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमारा नाइट शिफ्ट अलाउंस नहीं मिलता, हमारे कैंटीन्स नहीं है खाने के लिए अच्छे। तो ऐसे कई समस्या है, उसको हम लोग को दूर करना है, जिसको हम लोग बहुत ऊंचे में नहीं, यहीं पे लोकल स्तर में कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। हमारी बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या लेबर का है, लेबर को जो है पेमेंट नहीं मिलता सही, जो उसका हक है। तो इन सब चीज़ों को दूर करना है, ये हम लोग की आगे की एक उद्देश्य है। उद्देश्य लेके हम लोग अभी इस चुनाव में जा रहे हैं, और निश्चित ही बीएसपी के लोग हमारा समर्थन करेंगे जी जी, और इस बार हम लोग जीतेंगे। चलो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आपको जीत हासिल हो। सर, मेरा एक अगला प्रश्न है कि क्या ठेका श्रमिकों के लिए आपकी जो यूनियन है वो इसमें क्या भूमिका अदा करेगी? जो देखिए, हमारे यहाँ आईडी एक्ट लागू है, उसमें ठेका श्रमिकों को मतदान का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए क्या है, चुनाव में तो सिर्फ बीएसपी के वर्कर्स ही चुनाव देते हैं, वोट देते हैं। तो उनके लिए, बीएसपी के कर्मचारियों के लिए काम करना तो हमारा कर्तव्य में आ गया, नैतिक कर्तव्य, क्योंकि उन्होंने मत देके हमको जिताया चुना है जी। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी है ठेका श्रमिक, क्योंकि उनको भले मतदान का अधिकार नहीं है लेकिन उनको जीने का अधिकार तो है जी बिल्कुल। अब उनका जो वेतन है, मान लीजिए आज उनका वेतन 10,000 है, तो 10,000 रुपए में उनको 6,000 मिलता है,
7,000 मिलता है, क्योंकि वो संगठित नहीं है। तो हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको उसको काम को उनका भी समस्या को दूर करना। जी सर, बिल्कुल। और उनको हमको कुछ करना नहीं है, सरकार ने उनके लिए सारी चीज बना के रखी है, हमको वही हम दिला दिए। जो सरकार ने उनको दिया है उतना ही हम उनको दिला दे तो ही हमारी जीत है सर। सही बात है। और को अभी उतना भी नहीं मिल पा रहा है। हमारा जैसे शंकर कुमार नियोगी जी ने वहाँ पर लोगों को सेंट्रल का पेमेंट दिलाया, वहाँ के लेबर को लड़ाई लड़के, जिस कारण वहाँ के और यहाँ के पेमेंट में अंतर हो गया, वहाँ ज़्यादा है। अब यहाँ पर भिलाई में अपने गवर्नमेंट भी वेज कोड लागू कर रही है, नया कानून जी। परंतु वेज कोड को क्या है, अभी तक वो राज्य सरकार ने उसका नहीं दिया है कानून को, माने उसमें क्या वेज जो है वो लागू कर दिया है, कोड को लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने सेंट्रल से, और कानून को जो है वो स्टेट को करना है। स्टेट ने नहीं लागू किया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी विजय बघेल जी भी इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के लेबर लोग का पहले आयु सीमा था काम करने का 58 जी सर, जिसको हमारे यूनियन ने उसमें प्रयास करके सांसद जी माननीय सांसद जी विजय बघेल जी ने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और उसके चलते आज उनकी जो आयु है 58 से 60 हो गई। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही ठेका श्रमिकों का मैं आपको स्पष्ट किया हूँ कि बीएसपी कर्मचारियों के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमको मतदान करके हमको लाते हैं, और ठेका कर्मचारियों के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है जी सर, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है जी, बिल्कुल। और उनके लिए हम लोग काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, ये ऐसा सोच है हमारी। तो सर स्टेट बहुत जल्द आप लोगों के इस प्रयास को मतलब सफल बनाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट में आप लोगों का ठेका श्रमिकों के लिए कानून में परिवर्तन करने में सहयोग कर देगा, वेज कोड लागू हो जाएगा, हमारे लेबर का पर डे 100 रुपए से ज्यादा का पेमेंट में फायदा होगा। इसलिए हम लोग रोज सोचते हैं कि वेज कोड जल्दी लागू हो और हम लोग को लाभ मिले। जी सर, बहुत जल्द हो। सर ये मेरा अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आज के समय में जो कहा जा रहा है कि श्रम आंदोलन में जो नेतृत्व नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मैं आपको बता चुका हूँ उस चीज के लिए कि आज के डेट में श्रमिक राजनीति करना बहुत कठिन है। एक तो उसके लिए आपको कानून की जानकारी होना जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जैसे श्रम आंदोलन कर रहे हैं, हमको रोज लिखा पढ़ी करना पड़ता है, हमको इतना लेटर लिखना पड़ता है, कानून की किताब हमको देखनी पड़ती है। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम श्रम आंदोलन नहीं कर सकते। और हम जैसे राजनीतिक आंदोलन में आपको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन श्रम आंदोलन में आपको आप एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर सकते। अगर आप किसी आदमी को बोलोगे कि आपको हम 445 रुपये पेमेंट दिलाएंगे तो 445 ही होगा, उसको आप 46 नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिखा हुआ है कानून में कि इतना ही मिलेगा जी। या हमारे जो बीएसपी कर्मचारी है उनको अगर हम बोलेंगे कि आपके इंसेंटिव या आपके नाइट शिफ्ट अलाउंस में इतना रुपये वृद्धि होगा या करना है तो वही होगा, उसको आप लफाजी बोल सकते हैं सब, या फिर ऐसे झूठा आश्वासन नहीं दे सकते, झूठा आश्वासन नहीं दे सकते। श्रम आंदोलन में काम करना कठिन है, उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इतना आज के डेट में लोग करना नहीं चाहते। सही। आज के डेट में सभी को बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए, सबको शॉर्टकट ही चाहिए। हाँ, शॉर्टकट में बहुत कुछ चाहिए, इसीलिए श्रम आंदोलन में लोग कम है। और आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में बहुत सारे लोग, अच्छे लोग इसमें और जुड़ेंगे। हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग नए लोग को हमेशा ज़्यादा मौका देते हैं। हमारे यूनियन में, हमारे बीएसपी वर्कर्स यूनियन एकमात्र ऐसे यूनियन है जिसमें सारे नए लोग हैं, तो हम उसको मौका देते हैं, हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप इसको करिए, क्योंकि हमारी नौकरी तो खत्म हो जाएगी, भविष्य वो है तो मौका मिलना चाहिए 30 साल तक, 26 साल तक, तो उनको करना है और उन्हीं को सिखाना है। हमारी यूनियन उनको सिखाती है। जी बिल्कुल, और ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा प्रयास है सर। तो ये थे हमारे श्रमिक नेता श्रीमान उज्जवल दत्ता जी, जिन्होंने बीएसपी की बहुत सारी समस्याओं से हमें अवगत कराया, और इनका प्रयास है भविष्य में कि ठेका श्रमिकों को उनका अधिकार मिले। सर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत आपका भी धन्यवाद, जो आपने एक अच्छा प्रयास इसमें हुआ। जी। और मैं भी प्रयास करूंगा भविष्य में कि हम लोग हमारे बीएसपी कर्मचारियों के लिए जितना भी हो सके उनको न्याय और उनके जो मूलभूत समस्याएं उसको दूर कर सकें। जी सर, थैंक यू।